नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने हमारे देश में जितने डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी हो रही है, उसको रोकने के लिए एक सुरक्षा उपायों की खोज करके एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। अब ये डिस्कशन पेपर है, ये फाइनल रूल नहीं है, ये आपको समझ सबसे पहले तो ध्यान में रखना है। अब इस डिस्कशन पेपर में आरबीआई ने कई सारे सुरक्षा उपायों के बारे में बताया है, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, उन पे अंकुश लगाना और साथ ही साथ हमारे देश के लोगों का हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बना रहे, उसके लिए एक सुरक्षित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक सेफ पेमेंट इकोसिस्टम को बनाना है। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने इस डिस्कशन पेपर में कई सारे उपायों के बारे में बताया है। इससे पहले आरबीआई ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अभी थोड़े टाइम पहले लागू किया था, जिसमें कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो अब आपको सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। ओटीपी के साथ-साथ आपको एक और कोई ना कोई ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप पेमेंट कंफर्म कर पाएँगे। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है, ये आपके जीएस के पेपर 3 में आपके इकोनॉमी के बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़ता है। साथ ही साथ ये साइबर सिक्योरिटी से भी जुड़ता है। इसके अलावा ये हमारे आपके यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस एंड पॉलिसी से भी जुड़ता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी सुरक्षा उपायों के बारे में बात करेंगे कि आरबीआई ने क्या-क्या कहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे देश में डिजिटल धोखाधड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने इन सारे सुरक्षा उपायों को अभी हाल ही में इस डिस्कशन पेपर में बताया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, तो जहां 2021 में लगभग 2.6 लाख मामले डिजिटल फ्रॉड के आए थे, वहीं 2025 में ये मामले बढ़कर 28 लाख पहुंच गए हैं। और इन सारे मामलों में आपको पता है कितने का वित्तीय नुकसान हुआ है? लगभग 23,000 करोड़ का हमारे देश को नुकसान हुआ। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश में डिजिटल भुगतान का विस्तार हुआ है, चाहे वो यूपीआई के माध्यम से हो, चाहे वो अगर अलग-अलग आप देखें तो एप्लीकेशन के वॉलेट्स के माध्यम से हो, उस उतने ही तेज़ी के साथ डिजिटल फ्रॉड भी बढ़े हैं। इसके अलावा जब हमारे देश में तकनीकी प्रगति हुई है, तो इन सारी तकनीकी का इस्तेमाल करके डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगे। चाहे वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डीप फेक हो। इन सब की वजह से जो धोखाधड़ी की जाती है, अब वो की जाती है और इसको धोखाधड़ी को और ज़्यादा जटिल इन सारी तकनीकियों ने बना दिया। तो दोस्तों डिजिटल धोखाधड़ी की इन सारे वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें धोखाधड़ी के प्रकार के बारे में समझना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने आसपास के क्षेत्रों में भी जागरूकता फैला पाएँगे। जो हमारे अपने लव्ड वन्स हैं उनको बता पाएँगे कि धोखाधड़ी के तरीके क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्ज़ी कॉल सेंटर का स्कीम आपको देखने को मिलेगा, जो आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये सारी खराबी है, इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा और फिर वो आपसे कई सारे इन्फॉर्मेशन माँग के आपके साथ फ्रॉड करेगा। इसके अलावा डीप फेक तकनीक का भी इस्तेमाल करके आप देखें तो डिजिटल फ्रॉड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने आपके मम्मी या पापा को आपकी फेस के साथ डीप फेक का इस्तेमाल करके आपका फेस लगा के वीडियो कॉल कर दिया और बोला कि मैं एक्सीडेंट में फँस गया हूँ और मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, तो आप मुझे इस अकाउंट पे पेमेंट कर दीजिए, यही मेरा इलाज करवाएँगे। तो ऐसे करके जो एआई बेस्ड इम्पर्सनेशन होता है, आप किसी और की तस्वीर का यूज़ करके जो फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, उसको हम डीप फेक तकनीक कहते हैं। तो इसके माध्यम से भी धोखाधड़ी की जाती है। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। सोशल इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि बहुत सारे तकनीकें अपनाकर आपको मैनिपुलेट किया जाता है। इसके अलावा आपको बहकावा देके या फिर आपको ब्लैकमेल करके इन सारी तकनीकों के माध्यम से आपसे धोखाधड़ी की जाती है। और इसके अलावा जो म्यूल अकाउंट नेटवर्क है, ये भी धोखाधड़ी का एक बहुत सामान्य तरीका बन गया है, क्योंकि म्यूल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं, जिसको जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो एक ऐसे अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बीच का अकाउंट होता है, जिसमें ये पहले ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद वो अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है जिसने फ्रॉड किया है और सी के साथ फ्रॉड हुआ है। बीच में जो बी व्यक्ति है वो कोई और है, एक गरीब आदमी मान लीजिए आप, इसका एक अकाउंट है। तो ए क्या करेगा, जब सी के साथ फ्रॉड करेगा तो सी का पैसा पहले बी के पास, बी के अकाउंट में जाएगा। इस गरीब आदमी के अकाउंट का इस्तेमाल करके जो ए है पहले इस गरीब आदमी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा, फिर इस बी के माध्यम से अपने अकाउंट में फिर पैसा ट्रांसफ़र करेगा। तो आपने क्या देखा, डायरेक्ट यहाँ पे जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके अकाउंट से पैसा निकाल के जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, अपने अकाउंट में सीधा-सीधा पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक तीसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और इसी तीसरे अकाउंट को हम कहते हैं म्यूल अकाउंट। तो ये सारे प्रमुख तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारे देश में अभी धोखाधड़ी हो रही है। इसके अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना है, जिसको हम कहते हैं एपीपी फ्रॉड, यानी ऑथराइज्ड पुश पेमेंट फ्रॉड। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पीड़ित होता है उसको खुद ही ट्रांज़ैक्शन करने को मजबूर किया जाता है।
यानी कि मान लीजिए कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन माँगा गया और आपको मतलब बैंक का कोई एम्प्लॉयी बन के फ्रॉड करने वाले ने कॉल किया और आपको आपको बोला कि आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर आप केवाईसी को अपडेट नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगा, और केवाईसी को अपडेट करने के लिए वो आपको एक लिंक भेजेगा। आप उस लिंक पे जाएँगे और सारी चीज़ें करेंगे, फिर वो बोलेगा कि आपको ₹10 पेमेंट करना पड़ेगा या 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट फिर से रिवाइव हो जाए। और आप जैसे ही ये पेमेंट करेंगे, तो आपने अपनी मर्ज़ी से ये पेमेंट किया है, लेकिन ये पेमेंट सीधा बैंक के पास ना पहुँच के जिसने फ्रॉड किया है, उसके पास पहुँच जाएगा। तो चूँकि आपने खुद ही इस ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी दिया है, तो इसलिए जो एपीपी बेस्ड फ्रॉड होते हैं, जो ऑथराइज़्ड पुश पेमेंट फ्रॉड होता है, इसको पकड़ना और इसको पहचानना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। अब इस धोखाधड़ी से प्रभावित होने वाले सबसे प्रमुख वर्ग कौन-कौन से हैं? तो हमारे देश के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके अकाउंट के साथ सबसे ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड हमें देखने को मिलता है। जो विशेषकर पेंशनधारी होते हैं, उनके पेंशन के पैसे जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो अक्सर निकाल लेते हैं। इसके साथ-साथ हमारे देश में अभी भी आप देखें तो डिजिटल साक्षरता बहुत कम है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिजिटली हमारे देश में क्या चल रहा है उससे अवेयर नहीं रहते हैं, उससे जागरूक नहीं रहते हैं। तो चूँकि उनकी डिजिटल साक्षरता कम होती है, इस वजह से उनके साथ फ्रॉड करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो कम डिजिटल साक्षरता वाले लोग और बुज़ुर्ग, ये 2 सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग हैं जिनके साथ डिजिटल धोखाधड़ी की जाती है। तो दोस्तों, अब आरबीआई ने कुछ नए सुरक्षा उपायों को अपने इस डिस्कशन पेपर में बताया है। इसमें सबसे पहले तो आरबीआई ने टाइम लैग की बात कही है, समय अंतराल की बात कही है। यानी आरबीआई ने कहा है कि जो 10,000 से अधिक का ट्रांज़ैक्शन होगा, उस पर 1 घंटे की देरी कर दी जाएगी। यानी जब आप किसी को 10,000 रुपए पे करेंगे, तो उसके अकाउंट में तुरंत वो 10,000 रुपए नहीं जाएँगे, 1 घंटे की देरी से जाएँगे। और ऐसा क्यों? ताकि जो भी जिसने 10,000 भेजे हैं, जो उपयोगकर्ता है, वो अगर ट्रांज़ैक्शन को बीच में रद्द करना चाहे, तो रद्द कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगे कि अगर ये जो 10,000 वो भेज रहा है, वो किसी तीसरे के अकाउंट में जा रहा है, वो जिसको भेज रहा है उसके अकाउंट पे नहीं जा रहा, उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस 1 घंटे के अंदर वो अपने ट्रांज़ैक्शन को रद्द कर सकता है। तो सबसे पहले आरबीआई ने इस टाइम लैग वाले सुरक्षा उपाय को सुझाया है। फिर अगर इसका एक अपवाद मैं बताऊँ, तो जो भी पैसा भेजने वाला है, वो एक व्हाइट लिस्ट बना सकता है जिसमें उसके माता-पिता या जो भी उसके लव्ड वन्स हैं, उनका नाम रहेगा। उनको अगर वो पैसा भेजेगा तो उनको भुगतान तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और को भेजना है तो उसमें 1 घंटे की देरी होगी। तो पहला उपाय तो ये था। दूसरा, आरबीआई ने वल्नरेबल यूजर्स प्रोटेक्शन कहा है, यानी कि जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं, उनके लिए बड़ी राशि पर एक ट्रस्टेड पर्सन अप्रूवल आवश्यक कर दिया गया है। जो बुजुर्ग हैं, या तो उनके बेटे उस पेमेंट को अप्रूव करेंगे, तभी जाके वो पेमेंट हो पाएगा, या फिर अगर कोई दिव्यांग है तो उनके गार्जियन जाके पहले अगर अप्रूव करेंगे तो ही पेमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके अलावा तीसरा उपाय जो है, आरबीआई ने ये कहा है कि यूज़र कंट्रोल जो फीचर्स होते हैं, उसको जितने भी हमारे देश के ग्राहक हैं उनके पेमेंट सिस्टम में अपलोड कर दिया जाए। जैसे जो भुगतान मोड होता है, आप उसको ऑन या ऑफ करने की सुविधा अब आपको आरबीआई ने मतलब ये सुझाया है कि ऑन या ऑफ करने की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। यानी अगर आपका पेमेंट मोड ऑन है तभी पेमेंट हो पाएगा। अगर किसी को पेमेंट नहीं करना है तो आप पेमेंट मोड को ऑफ कर सकते हैं, और इससे कोई भी फ्रॉड करने वाला आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ट्रांज़ैक्शन लिमिट निर्धारित करने का भी आपको विकल्प दिया जाएगा। यानी कि आपने अगर 1 दिन का ₹5,000 ट्रांज़ैक्शन का लिमिट सेट कर दिया है, तो 5,000 से ज़्यादा रुपए आपके अकाउंट से 1 दिन में नहीं कट पाएँगे। तो ये कुछ यूज़र कंट्रोल फीचर के बारे में भी आरबीआई ने इस डिस्कशन पेपर में बताया। फिर उसके बाद आरबीआई ने म्यूल अकाउंट्स पर नियंत्रण करने का भी काफ़ी ज़ोर दिया है। जैसे अगर किसी खाते में कोई बड़ी राशि आती है, तो उस खाते की अतिरिक्त जाँच की जाएगी, ताकि जो अगर ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो अकाउंट कहीं म्यूल अकाउंट तो नहीं है, कहीं उस अकाउंट का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है? तो ये सारे कुछ पहले जो हैं, वो आरबीआई ने अभी इस डिस्कशन पेपर में सुझाए हैं। लेकिन आरबीआई की कुछ मौजूदा पहले भी हैं, जो कि हमारे देश में साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं। इसमें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहला है, 2FA। इसके बारे में मैंने अभी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें क्या किया कि अगर कोई डिजिटल पेमेंट होती है, तो उसमें 2 स्तर का प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ़ आपके अकाउंट पे ओटीपी आता था और ओटीपी से आप पेमेंट कर देते थे। अब आपको ओटीपी के साथ-साथ या तो फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा, या फिर ओटीपी के साथ-साथ आपको अपना कोई पिन डालना पड़ेगा, कोई पैटर्न डालना पड़ेगा, या फिर कोई और दूसरा ऑथेंटिफिकेशन भी ज़रूरी होगा कि सिर्फ़ ओटीपी से अब पेमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारे देश में भी टोकनाइज़ेशन मैकेनिज़्म चलता है, जिसमें जो डिवाइस है उसका टोकनाइज़ेशन किया जाता है। कहने का मतलब कि आपका जो कार्ड है, उस कार्ड का नंबर
अब पब्लिक नहीं होता है। इस कार्ड के बदले आपको एक टोकन प्रोवाइड करवाया जाता है और इस टोकन के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएँगे। आपके कार्ड का नंबर क्या है, जो आपके कार्ड की जानकारी है, वो पब्लिक डोमेन में अब नहीं आ पाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हैकर्स हैं वो आपके कार्ड के असली नंबर को नहीं ट्रैक कर पाएँगे, वो इस टोकन वाले नंबर को ही ट्रैक कर पाएँगे। तो ये एक आप देखें कि जो टोकनाइज़ेशन मैकेनिज़्म अभी हमारे देश में चल रहा है डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए। तो दोस्तों ये जो टोकनाइज़ेशन मैकेनिज़्म है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो कार्ड का डिटेल होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, इससे डेटा सुरक्षा बढ़ती है। इसके अलावा हमारे देश में म्यूल हंटर डॉट एआई करके आरबीआई का एक इनोवेशन हब है, जो कि म्यूल खातों की एआई आधारित पहचान करता है। यानी कौन कौन सा खाता म्यूल अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसको एआई के माध्यम से आरबीआई जो है वो पहचान करवाती है, ताकि जो म्यूल अकाउंट्स है उस पे रोक लगाया जा सके और जो फ्रॉड है, जो फ्रॉड करने वाले हैं, उनके गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा सके। इसके साथ-साथ हमारे देश में एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि एआई और मशीन लर्निंग आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क मिटिगेशन के सारे उपाय बताए जाते हैं। तो ये कुछ पहले हैं जो अभी हमारे देश में मौजूद हैं, ताकि डिजिटल फ्रॉड को रोका जा सके, और ये कुछ पहले हैं जो कि अभी आरबीआई ने अपने डिस्कशन पेपर में सुझाया है, जिसमें टाइम लैग है, फिर उसके बाद बड़ी राशि पर एक ट्रस्टेड पर्सन का अप्रूवल का जो प्रावधान है वो है, फिर भुगतान मोड में ऑन या ऑफ करने की सुविधा है। इसके अलावा म्यूल अकाउंट्स पर नियंत्रण करने के लिए जो खाते में कोई बड़ी राशि अचानक से आती है तो उस पे जाँच की जाएगी। तो ये सारी पहले अभी आरबीआई ने प्रस्तावित की है। दोस्तों, अगर हम इस पूरे न्यूज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करें, इसका बहुत अच्छे से सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो हम इस आरबीआई के पहल के 2 पक्ष देखते हैं, एक सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। अगर हम इस पूरे न्यूज़ के सकारात्मक पक्ष की बात करें, तो इन सारे कदमों के माध्यम से जो एपीपी फ्रॉड जैसे जटिल फ्रॉड होते हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। एपीपी फ्रॉड क्या होता है? मैंने क्या बताया कि आपको खुद से पेमेंट करने के लिए पुश किया जाएगा, है कि नहीं? ऑथोराइज्ड पेमेंट पुश फ्रॉड इसको कहते हैं। आप खुद किसी को पेमेंट करेंगे तो आपको वो इस तरीके से जाल में फँसा लेगा। इसके अलावा वल्नरेबल वर्गों की सुरक्षा इससे हो पाएगी। सरकार ने, अगर मान लीजिए बुजुर्ग कोई व्यक्ति है, उसके अकाउंट से कोई भी पैसा अगर ट्रांसफ़र होना है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, तो उसको एक ट्रस्टेड पर्सन के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। तो इससे जो वल्नरेबल वर्ग हैं, जो हमारे देश में डिजिटली कम साक्षर हैं, उनकी सुरक्षा उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही साथ जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, उन पर आधारित एक भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था का हो पाएगा। लेकिन इस पूरे न्यूज़ का, इस पूरी पहल का एक नकारात्मक पक्ष भी है, कि अगर आरबीआई ने ये जो टाइम लैग वाला जो प्रोविज़न बताया है, जो टाइम लैग वाला स्टेप बताया है, अगर इसको लागू कर दिया, तो इससे यूज़र कन्वीनियंस, यानी जो हमारे देश के ग्राहकों को सुविधा होती है, वो प्रभावित हो सकती है। उनमें इरिटेशन हो सकती है ना? तो इसके अलावा जो फ़िनटेक कंपनियाँ हैं, उनके लिए भी जो अनुपालन लागत है, वो बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ अभी भी जो डीप फेक का डिटेक्शन है, वो अभी भी एक चुनौतीपूर्ण, आप देखें तो हमारे देश में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। हमारे देश उतनी तकनीकी प्रगति नहीं कर पाया है कि डीप फेक का डिटेक्शन कर पाए। तो अभी भी डीप फेक के डिटेक्शन से डिजिटल फ्रॉड होने की संभावना बनी रहेगी। तो ये दोस्तों हमारा आज का न्यूज़ था, और अगर इस पूरे न्यूज़ क्रिटिकल एनालिसिस के बाद हमारी आगे की राह क्या हो सकती है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो हमें जो डिजिटल साक्षरता है, उससे संबंधित कैंपेन्स खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने चाहिए, ताकि लोगों को इन सारे फ्रॉड के बारे में जागरूकता हो सके, वो समझ पाएँ कि कब उनको अपना ओटीपी शेयर करना है, कब उनको अपना केवाईसी करना है, और अगर उनको कोई फ्रॉड आए तो वो किस नंबर पे जाके कैसे वो आरबीआई को इस फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं ना। तो ये सारी बातें डिजिटल साक्षरता अभियानों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा हमारे देश में जो रियल टाइम फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम है, इसको भी मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा एआई आधारित जो बिहेवियरल एनालिटिक्स का उपयोग है, हम अगर उसका उपयोग करें, तो हमें म्यूल अकाउंट्स के बारे में या फिर जो फ्रॉडस्टर हैं, उनके बारे में पता लग सकता है। इसके साथ-साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी स्थापित कर सकते हैं, यानी अगर बैंकिंग व्यवस्था में जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, उनको रोकने के लिए अगर कई सारे देशों ने मिलकर कोई मैकेनिज़्म बनाया है, तो हम उसका पार्ट बन सकते हैं और उन मैकेनिज़म्स को अपने देश में भी लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में अगर हमने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मजबूत कर दिया, तो फिर हमारे देश में जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उनमें भी रोक लग सकती है। तो दोस्तों, अगर हम निष्कर्षतः इस पूरी चर्चा की बात करें, तो आरबीआई का जो नया प्रस्ताव है, ये डिजिटल भुगतान प्रणाली को ज़्यादा सुरक्षित बनाता है, ज़्यादा विश्वसनीय बनाता है और ज़्यादा समावेशी बनाता है। लेकिन सुरक्षा और सुविधा, इसके बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चुनौती से निपट पाएँगे। क्योंकि अगर मान लीजिए टाइम लैग वाला
जो प्रोविज़न है, ये टाइम लैग वाला प्रोविज़न की वजह से अगर इमरजेंसी में आपको कोई पेमेंट करना है, तो जो 1 घंटे की देरी है, वो 1 घंटे की देरी की वजह से आप उस इमरजेंसी के सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसे में सर ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें सुरक्षा और सुविधा इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। यानी एक तरफ हमारे देश के ग्राहकों की पैसे की सुरक्षा भी हो सके और हमारे ग्राहकों की सुविधा में भी कोई कमी ना आए। वो जितना कन्वीनिएंटली हो पेमेंट कर सकें। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आरबीआई ने जो डिस्कशन पेपर में पहलें सुझाई है, उन पहलों का किस तरीके से हमारे देश में वित्तीय समावेशन पर असर पड़ेगा, हमारे देश में डिजिटल फ्रॉड पर रोक पर असर पड़ेगा, आपने समझा होगा। अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस मेंस के क्वेश्चन को लिखकर मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि डिजिटल भुगतान में बढ़ती धोखाधड़ी के संदर्भ में आरबीआई द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि आरबीआई ने जो पहले बताई है, उनका सकारात्मक पक्ष क्या है, उनका नकारात्मक पक्ष क्या है और हम किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो कि आपके ही तरह यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं या फिर जनरल अवेयरनेस में रुचि रखते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।